वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। हमारा पहला पॉडकास्ट है और हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे ही रोहित सर के साथ, जो कि मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे रोहित सर जो हैं ये एनजीओ भी चलाते हैं, एजुकेशन यूगेन वाइज भी है, जिसके अंदर एआई रोबोटिक्स सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जिसकी आप तलाश कहीं और कर रहे हो। और यहाँ प्रयागराज में इतना अच्छा आपको आज फील्ड का पता चलेगा कि कहाँ है ये सेंटर वगैरह, सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। तो आइए सर से मिलते हैं। सर बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंसड है, कई कंट्रीज वर्ल्ड वाइड जा चुके हैं और अब ये प्रयागराज में अपने सेंटर को मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, सेंटर में जुड़ना चाहिए। इतने एक्सपीरियंसड है, 10-15 चीज़ें आपको और पता चलेंगी। बाहर ढूंढते हो, प्रयागराज में हो, प्रयागराज का देखो, और यहाँ पे ढूंढो, मस्ट विजिट करो। आइए सर से मिलते हैं। तो सर बताइए सर अपने बारे में कि आप कैसा आपका सेंटर है, क्या क्या कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। मतलब वीडियोस देख के लोग भटक जाते हैं और यहाँ पे असली कोर है, मैं तो जानता हूँ ऐसे। तो आप लोगों को बताइए आपके कोर्सेज के बारे में और स्पेशली सबसे पहले आपके बारे में। धन्यवाद आयुष, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, यूगेन वाइज एजुकेशन तो मेरा बहुत पुराना सपना है। मैं आपको पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं तो एक बिज़नेस फैमिली से आता हूँ और ट्रेडिशनली मेरी फैमिली में बिज़नेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, एजुकेशन को कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं दिया जाता था। और मैं अपने फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंट निकला, क्योंकि मैंने शुरू से मुझे बहुत शौक़ रहा पढ़ने पढ़ाने का। और लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, सब ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे, तो मुझे यहाँ प्रयागराज में पढ़ाई करते समय बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ थी कि गाइडेंस की कमी। उसके बाद मैं किसी तरह पढ़ लिख करके बाहर गया। वहाँ पे जब मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया तो भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया, जिसमें से एक थी कि प्रयागराज शहर में एजुकेशन होने के बावजूद जो अर्ली स्टेज में गाइडेंस की कमी है, वहाँ पे बहुत चीज़ें आप मिस कर देते हो, जिसकी वजह से आपको न सिर्फ आपके फर्दर एजुकेशन में बल्कि आपके करियर में कई तरह के स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। बस जीवन के इन्हीं सारे खट्टे मीठे अनुभवों को समेटते हुए हम आज यहाँ पहुँचे और इन्हीं सारी समस्याओं को अपने आगे के स्टूडेंट्स को वो ना फेस करें, इस कोशिश का नाम है यूगेन वाइज एजुकेशन। जिन संघर्षों को मैंने किया, वो संघर्ष आने वाली पीढ़ी को न करना पड़े, इसी के लिए मैंने कुछ इनिशिएटिव्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। यूगेन वाइज केवल एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए और प्लेसमेंट देने के लिए है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सर्विसेज की मेरी 2 कंपनीज़ हैं और एक मेरा एनजीओ भी चलता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए फ़ंड रेजिंग करते हैं। क्योंकि इलाहाबाद शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन लेना तो चाहते हैं, टैलेंटेड भी हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स की फ़ाइनेंशियल हेल्प के लिए हमारी एनजीओ भी है। तो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ तो जो ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हों, अगर उनको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ईआरपी, वेब डेवलपमेंट, अगर उनको आईटी फील्ड में कुछ भी चाहिए, चाहे उनको इंटर्नशिप चाहिए, चाहे एजुकेशन चाहिए, चाहे प्लेसमेंट चाहिए, चाहे फॉरेन एजुकेशन चाहिए, हम हर तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। वो कैपेबिलिटी हमारे पास है और स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए तो हम हमेशा ही रेडी हैं। जो लोग रोज़ाना सर्च करते हैं और वो सारी चीज़ें अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अवेलेबल है, एक ही वो कहते हैं ना कि एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। तो एजुकेशन के मामले में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो सर आपने इतनी सारी सर्विसेज और कोर्सेज के बारे में बताया। आज अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग की आप सर्विसेज भी हैं आपके पास, जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सुन के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मिथ्स वगैरह भी लोगों के दिमाग में होती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है तो यहाँ ये सब करते होंगे, ये सब करते होंगे। तो प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या काम करती है?
देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ये सब टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग से भी बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ें अगर स्टूडेंट्स को आती हैं तो वो अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। कुछ चीज़ें जो कि एडवांस आर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि CRM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें भी स्टूडेंट्स अगर एडिशनली सीखते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना बहुत ही एडवांस लेवल पे करियर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैंडल कर सकते हैं। मेरे ही पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ CRM स्ट्रैटेजिस्ट वर्क कर रहे हैं और उनके 65 लाख रुपए पर एनम के पैकेजेस हैं। तो आप खुद ही इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ब्राइट करियर है और इनमें से कुछ भी अगर आपको सीखना हो, आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ आपको कोर्सेज मिलेंगे बल्कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो सर, यूगेन वाइज आपने जब सोचा था इसको प्रयागराज में लाने का, तो क्या लगा था आपको कि क्या एक बड़ा चैलेंज है और कितनी जल्दी अचीवमेंट मिलेगा, रिजेक्शंस मिल सकते हैं, मतलब क्या क्या सोचा था आपने कि ये सब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे? देखिए आयुष, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यूगेन वाइज मैं प्रयागराज में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की हमारी सर्विसेज हैं, AI, रोबोटिक्स और प्लेसमेंट की सर्विसेज, बहुत आसान होता मेरे लिए अगर मैं इसको मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर दिल्ली में इस्टेब्लिश करता। मैं इन सभी शहरों में काफ़ी दिन साल रहा हूँ और मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान होती और कॉमर्शियली तो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकती थी। लेकिन मैं केवल प्रोफेशनली और केवल कॉमर्शियली चीज़ों को सक्सेसफुल नहीं करना चाहता था। एक मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एक पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल जिसको कहते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी सेवा मैं अपने घर के बाहर करूं तो उसका बाहर वालों को फ़ायदा होगा। मैं अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए ये सारी एडवांस सर्विसेज मैं इलाहाबाद में लेके आया हूं, प्रयागराज में लेके आया हूं। बेंगलोर शहर में बहुत सारे लोग हैं जो AI और डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रयागराज शहर के टैलेंट को हम कैसे ग्रूम करें, कैसे आगे बढ़ाएं। और इस शहर में एक समस्या है कि यहाँ पे अधिकतर लोगों को, जो जैसे कि आपने चैलेंजेस की बात भी की, यहाँ पे लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। ऐसे में वो बेंगलोर और मुंबई जाके ये सब कोर्सेज करेंगे तो और भी उनके लिए मुश्किल है। तो प्रयागराज में मिलने से बहुत सारा हमारा टैलेंट है जो बहुत इजीली इन कोर्सेज़ को कर सकता है और इस फील्ड में वो करियर बना सकता है। बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और भगवान की दया से इसमें बहुत हमको सफलता भी मिल रही है। कॉमर्शियली तो शायद ये 1/10 भी सक्सेसफुल ना हो अगर हम कंपेयर करें इसको बेंगलोर की किसी सेटअप से, लेकिन जहाँ तक मेरे पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात है, हम 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसे कोर्सेज़ में। और ये हमारे लिए पर्सनली बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमने अपने शहर के यूथ को आगे बढ़ने का मौका दिया। सर, वाकई में एजुकेशन को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पर आप क्योंकि इस फील्ड से, तो मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा सफ़र अब तक। आगे के क्या प्लान्स हैं सर, कि आप स्टूडेंट्स को कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, आगे का प्लान तो है इसी इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने का, क्योंकि प्रयागराज शहर में 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना करियर बनाने के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि कैसे करियर डेवलप किया जाए।
और अभी तो प्रयागराज शहर में ही बहुत स्कोप है स्टूडेंट्स को हेल्प करने का, लेकिन अगर हम कभी इतने बड़े बन पाए कि यहाँ के शहर को हम अच्छे से अपनी सर्विसेज दे पाएँ और हमारे पास फिर भी अगर कैपेसिटी रही तो हम पूरे यूपी और पूरे भारत में अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहेंगे। हमें बस थोड़ी सी कमी कभी कभी आती है क्योंकि फंडिंग हमारी एनजीओ भी कुछ दानदाताओं के फंड पे चलती है और उसी फंड से हम फाइनेंशियली नॉट सो वेरी कैपेबल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। इस एक कमी को छोड़ के हमारे पास कोई कमी नहीं है, पूरा वर्ल्ड हमारा स्टेज है और हम इसको मैं कोई रीज़न नहीं देखता कि हम इसको पूरे भारत में फैला ना पाएँ। सर, प्रयागराज में आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है स्टूडेंट्स को लेके? क्यों हर कोई स्टूडेंट सिर्फ आईएएस पीसीएस इसमें अपना फील्ड देखता है, इसमें अपना फ्यूचर देखता है, डिजिटल मार्केटिंग को इतना महत्व नहीं देता? और जो लोग महत्व देते हैं, कोर्स कर लेते हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता। तो कहाँ वो गलत चले जाते हैं? क्यों उनको इसमें होप नहीं दिखाई दे रहा? देखिए आयुष, कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि प्रयागराज शहर में आईटी इंडस्ट्री तो है नहीं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को जो इंडस्ट्री के ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनसे कभी कोई गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आईएएस पीसीएस में लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि भाई हर शहर में अधिकारी वगैरह तो रहते ही हैं, तो उनका एक रोल मॉडल तो वहाँ पे हो जाता है। हर शहर में आईएएस पीसीएस गवर्नमेंट सर्विसेज के रोल मॉडल्स हैं, टेक्नोलॉजी के रोल मॉडल्स कम हैं। प्लस उनको जो डेप्थ होनी चाहिए आपके स्किल्स में वो आपको पता नहीं चल पाती क्योंकि आपके रोल मॉडल्स ही वहाँ बहुत कम हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो स्टूडेंट्स जब स्किल एक्वायर करते हैं तो वो स्किल्स भी कई बार बहुत हाई कैटेगरी का, हाई लेवल का नहीं होता। अब इंडस्ट्री पैसा देगी तो इंडस्ट्री को तो बहुत हाई लेवल का स्किल रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो ऐसे में कुछ जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत अच्छी स्किल इम्पार्ट की जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सी कमी है अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जी सर। और बात करते हैं आपके प्रैक डिजिटल की, जहाँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बहुत सारी हैं, लोग कंफ्यूज भी हैं, कई लोग तो समझते भी नहीं। डिजिटल मार्केटिंग लोग समझते हैं कि ये कुछ मेल वगैरह करते होंगे, यानी मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसी सोच भी कईयों की। तो आप क्या उनको बताएंगे कि आप ये क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? और डिजिटल मार्केटिंग इतनी सारी कंपनी है, आप क्या स्पेशल प्रोवाइड कर सकते हैं उनको? जी आयुष, पहले तो मैं एक बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा उन दर्शकों के लिए जो कि अभी ठीक से ये बात नहीं समझते कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है। देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हों, चाहे आपका एक छोटा सा कोचिंग संस्थान हो या फिर बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो, मान लीजिए कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लिपस्टिक बनाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, इनमें से किसी भी तरह का बिज़नेस हो, आपको उस बिज़नेस में कस्टमर्स तक पहुंचना और उनको अपना माल या अपनी सर्विसेज बेचना पड़ेगा। और इसी एफ़र्ट को हम मार्केटिंग कहते हैं। और जब ये मार्केटिंग एफ़र्ट आपका ऑनलाइन होता है तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आपको अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यहाँ से लेके मिडिल ईस्ट और यूरोप तक बेचने हैं तो आप ई कॉमर्स से बेच सकते हैं। ई कॉमर्स भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अगर आप एक छोटा सा हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं और अपने लोकल कैचमेंट एरिया में फेसबुक और गूगल पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो इसको डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीका है। यहाँ तक कि आप फेसबुक पे अगर अपने बिज़नेस के बारे में कुछ पोस्ट डालते हैं उसको भी डिजिटल मार्केटिंग ही कंसीडर किया जाएगा। और ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ एक साथ ही अवेलेबल हैं। हमारी सर्विसेज में ख़ास क्या है, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। देखिए, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ऑफ द शेल्फ लोगों को चाहिए होती हैं, वो तो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आपको किसी एक्सपर्ट के अलावा कोई नहीं दे सकता। जैसे हम आपको बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक मिनिमम आपके पास एक सर्टेन बजट है मार्केटिंग के लिए, और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी की मान लीजिए कोई बुक पब्लिश करता है, बुक उसकी 200 रुपये की उसकी कॉस्टिंग आती है, और वो बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपये है, यानी कि हर बुक पे उसको एक 100 रुपीज़ का मार्जिन मिल रहा है। वो उसके लिए ये डिसीजन लेना आसान है कि अगर 50 रुपीज़ ऑन एन एवरेज मेरा मार्केटिंग कॉस्ट होता है, तो वो मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना चाहेगा, और 50 रुपीज़ तो एटलीस्ट उसको प्रॉफिट हो रहा है हमारी मार्केटिंग से। तो ऐसे में अगर कोई हमारे साथ ये इस तरह से बैठ के प्लान करता है, तो हम उसको एक सर्टेन मार्केटिंग बजट बताते हैं, उसको गारंटी देते हैं कि इतना आपका मिनिमम सेल ज़रूर होगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं सबके सब हमारे साथ अपनी मार्केटिंग स्पेंड करके सारे के सारे फ़ायदे में रहते हैं, नुकसान किसी का नहीं होता। और जैसा मैंने पहले कहा आयुष, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हम मनी बैक गारंटी भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कस्टमर्स को इसमें ज़रा सा भी हेजिटेट करने या घबराने की ज़रूरत है। मनी बैक गारंटी समझ रहे हो, क्लियर कट है। सर्विस आपने ली, अगर आपको पसंद नहीं आई या फिर जैसा बताया गया वैसे सर्विस नहीं मिली तो पैसे वापस। और मुझे नहीं लगता ऐसे कोई सर्विस कोई भी ऐसा बोल सकता है, और सर बोल रहे हैं तो किसी और से सर्विस लेते हो, ट्राई करके देखो क्या क्या सर्विस है, और नॉलेज आपको पता ही चल रही होगी। सर नेक्स्ट आपसे बात करते हैं एआई के बारे में, जी। ये आपका एनजीओ भी है, एआई एंड रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के लिए खतरा है, जॉब्स के लिए खतरा है, और कुछ लोग बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है आने वाले टाइम पे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि एआई एक ज़रूरत है कि एक खतरा है, और अगर ज़रूरत है तो कहाँ ये मदद कर सकता है, और अगर एक खतरा है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए आयुष, मेरा ऐसा मानना है कि एआई मानव सभ्यता के विकास में एक बहुत ही ज़्यादा अहम पायदान है, और एआई के साथ हम लोग एक सच में विकसित सभ्यता बनने के बहुत करीब हैं। और जैसा कि विकास के हर पायदान पे होता है, जो भी विकास की सीढ़ी होती है वही हमको थोड़ा सा विनाश की तरफ भी अग्रसर करती है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ मानवता की भलाई के लिए करते हैं कि मानवता के विनाश के लिए करते हैं। एआई भी इसका अपवाद नहीं है। अगर इसका सही तरह से यूज़ किया जाए तो ये पूरी मानव सभ्यता को बहुत बहुत हज़ारों साल आगे लेके जाएगा, और हम डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी मानव सभ्यता फ़ायदा उठा सकती है। एक एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा, आजकल हर कोई डिप्रेशन का शिकार है, और कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी स्टेज में हर किसी को डिप्रेशन होता है, और लोगों को कुछ ऐसी सर्विसेज अगर मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जहाँ पे वो अपने डिप्रेशन से मुक्ति पा सकें बिना दवाओं के, तो आप समझते होंगे कि हमारे शास्त्रों में मेडिटेशन के तरीके लिखे हुए हैं। गीता में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हो। लेकिन ना गीता पढ़ना सबके बस की बात है, ना गीता का कोई टीचर आसानी से उपलब्ध हो पाता है। एआई के बेस पे आप भगवत गीता का टीचर आपको आपके फ़ोन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन, इससे मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस की समस्या आती है, एआई से हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स उनकी एआई के थ्रू ही रिजॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह हम एआई से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिसको करने में एआई के बिना हमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती, शायद कई 100 साल लग जाते। आज एआई के माध्यम से वो कुछ ही मिनटों, कुछ ही घंटों में आसानी से हो जाती हैं। तो इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, जैसा कि मैंने कहा, विकास विनाश दोनों है। ये डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों ने, मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ,
कि सब लोगों ने सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ जगह ऐसा हो गया है कि एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर किसी और फील्ड का न्यू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको रिप्लेस कर रहा है। तो क्या ये भी एआई का ही जी हाँ, आयुष, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ही उभरती हुई फील्ड है और बहुत सारी कंपनियां प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को 8 लाख से 35 लाख तक के पैकेज पे हायर भी कर रही हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग असल में कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है। एआई को सही से अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और यही है कि बहुत सारी कंपनीज़ अपने काम में एआई का जो बहुत यूज़ करती हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैकेंसीज़ फिल करने के लिए वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के तो लिए। ये एक एग्जांपल भी है कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक तरफ एआई जब अगर एक राइटर की जॉब ले रहा है तो एक दूसरी तरफ वो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक जॉब दे भी रहा है उसको अपने आप को ऑपरेट करने के लिए। जी तो ये बिल्कुल। कम्प्लीटली मिथ है कि एआई सिर्फ जॉब्स खा रहा है, जबकि जॉब्स खा नहीं रहा है, वो जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है और एक तरफ एक फील्ड में वो जॉब्स को दे भी रहा है। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो इसको नेगेटिविटी एआई की इतनी बनाई गई है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये क्लियरेंस उनको मदद देगा। बिल्कुल। और सर, प्रयागराज एक शहर के अंदर है जहाँ पे कुंभ है, जहाँ पे धार्मिक लोग बहुत हैं। प्रयागराज नाम से ही बहुत एक धर्म आ जाता है। तो वहाँ पे एक आपने वाइब भी देखी होगी, आईएएस पीसीएस ये सब चल रहा है। और वहाँ पे एक आप हैं अपने एम को लेके, वहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ह्यूगेनवाइज आपका ब्रांड है, एआई एंड रोबोटिक्स आपका एनजीओ है। आप लोगों को एआई सिखा रहे हो, मशीन लर्निंग बता रहे हो, मतलब कम्प्लीटली आप देख रहे हैं अपोजिट है। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंज है इसके अंदर, और क्या स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट्स जुड़ना चाह रहे हैं आपसे इससे, उसके बारे में बताइए। देखिए आयुष, जैसे बहुत सारे मिथ हैं वैसे ये भी एक मिथ है कि ये प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोग एआई और रोबोटिक्स से जुड़ना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऑलरेडी 300 से ज़्यादा हर महीने इंक्वायरीज़ आती हैं। स्टूडेंट्स एआई और रोबोटिक्स के कोर्सेज़ करना चाहते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपनी ज्योतिष और सांख्यिकी वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो यहाँ के लोग जितने आध्यात्मिक हैं उतने ही टेक सेवी भी हैं। और यहाँ पे किसी भी शहर के मुकाबले मुझे तो लगता है ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज शहर में कृषि और टूरिज़्म के अलावा तो कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्री है नहीं। और स्टूडेंट्स में, न्यू प्रोफेशनल्स में एक बहुत भूख है अपने शहर को मेहनत करके एक बिज़नेस खड़ा करने की, अपने शहर को वर्ल्ड मैप पे प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करने की। तो यहाँ का युवा तो बहुत ही उत्साहित है और डिजिटल मार्केटिंग, एआई और रोबोटिक्स के सहारे ही वो दुनिया में अपना नाम कर सकता है, हमारे शहर का नाम कर सकता है। तो कोई विरोधाभास मैं नहीं देखता इसमें। इसमें सिर्फ अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, आई अपोलोजाइज कि प्रयागराज अब वो प्रयागराज नहीं है। प्रयागराज एक बढ़ता विकसित होता प्रयागराज है। यहाँ पे कुंभ है, लोग धर्म के लिए भी आते हैं, और यहाँ पे एक तरफ एआई एंड रोबोटिक्स का भी चल रहा है। सर, हर जगह आजकल रील्स देखने को मिलती हैं, सब जगह एक वाइब सी बन गई है आईएएस को लेके, पीसीएस को लेके, पर कोई बात नहीं करता एआई के बारे में, कोई बात नहीं करता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इसके बारे में लोग कम। तो क्या ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, और ये लोगों के अंदर सोच डाली जा रही है कि सिर्फ आईएएस और पीसीएस ही है, यूपीएससी ही है, यही सब है, डिजिटल मार्केटिंग ये सब तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ये डाला जा रहा है कि वाकई में इंटरेस्ट है लोगों का, वाकई में इसका एक हाइप है? देखिए आयुष, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल मार्केटिंग के विरोध में कोई खड़ा है। सिर्फ ये है कि हम लोग इस चीज़ को उतने बड़े स्केल पे पब्लिसाइज नहीं कर पाए।
पब्लिक हमसे जुड़ना चाहती है, पब्लिक को पता नहीं कि हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास उतने फंड्स और उतनी पावर नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर पाएँ। और इसीलिए स्टूडेंट्स का ज़्यादा ओरिएंटेशन टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज है। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, स्टूडेंट्स अब लगातार ढूंढ कर हमारे पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत उतनी अगर प्रोमिनेंस ना भी हो, फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी डिजिटल वर्ल्ड में हम बहुत प्रोमिनेंटली अब डिस्प्ले होंगे। सर, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक टाइम था अखबार जब तक नहीं आता था कि दिन की शुरुआत नहीं होती थी चाय के साथ, और आज एक टाइम है कि अखबार कब आया कब पड़ा हुआ है ज़मीन पे कोई ध्यान नहीं देता है, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं जी। तो एनीवे सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, व्लॉग्स बना रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है, कोई न्यूज़ चैनल लोकल कहीं पे भी जाके न्यूज़ उसने शुरू कर दिया। एज अ रिपोर्टर भी वही है, एंकर भी वही है, सब कुछ उसने अपने आप को बनाया हुआ है। तो हर जगह इन्फ्लुएंसर है, ब्रांड के लिए कर रहे हैं कोई, और वो ये नहीं देखते कि शोरूम के लिए हम करेंगे, किसी के लिए भी कर रहे हैं। ऑटो वाले के लिए उन्होंने ऐड कर दिया, एक रील बना दी, छोटा मोटा पैसा ले लिया। इन्फ्लुएंसर के लिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसके बारे में मैंने सुना, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि क्या प्रोडक्ट है वो, जो कि आपने स्पेशली यूट्यूब के लिए बनाया है। जो लोग यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, अपना मोनेटाइज के सपने देखते हैं, 3-3 4-4 साल करते हैं, फिर भी उनका वो 1 साल का रिदम नहीं बन पाता वॉच टाइम का, और वो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उससे काफ़ी सारे लोग अभी तक जुड़े भी हैं जिनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जी, देखिए, प्रोडक्ट का नाम है यूट्यूब निंजा, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये आपको यूट्यूब का बिल्कुल निंजा बना देगा। निंजा से मतलब ये है कि आपकी यूट्यूब में सफलता की गारंटी है यूट्यूब निंजा। अगर आप एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ कंटेंट डालना है, बाकी चिंता आप हमारे एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए। वो आपके चैनल को सही से चलाएंगे, सही से ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ तक कि चैनल आपको मोनेटाइज करके देंगे, और आपकी रेवेन्यू भी वो गारंटी करेंगे कि इतना इतना रेवेन्यू आपको अगले 6 महीनों में कैसे कैसे जनरेट होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करूँगा, प्रयाग डिजिटल की सारी सर्विसेज 100% मनी बैक गारंटी के साथ आती हैं, और यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यूट्यूब निंजा के हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, सबके यूट्यूब चैनल न सिर्फ मोनेटाइज हुए, बल्कि उनको मंथली इनकम भी अपने कंटेंट की वजह से आनी शुरू हो गई। अधिकतर के मंथली व्यूज़ 10,000 व्यूज़ से ज़्यादा हैं हर एक वीडियो पे। तो इसकी सफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे कुछ कस्टमर्स ने मल्टीपल चैनल्स भी अपने शुरू कर लिए। तो मैं सर को बोलूँगा कि मेरा ये जो वीडियो है इसको भी मैं सर से करवाऊंगा, तो आप व्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे की मेहनत, एक तो कंटेंट तो है ही, आप लोग तो हैं ही, और दूसरा सर का भी हाथ होगा इसमें। सर, एक मोनेटाइज जब शब्द आता है ना, तो मोनेटाइज से लगता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, कोई बोलता है 2000 दे दो, कोई कहता है 1000 दे दो, मोनेटाइज कर देते हैं, फिर बाद में बैन हो जाता है वो अकाउंट। जी। तो क्या ये सर्विस वही सर्विस है या फिर ये उससे डिफरेंट है? और डिफरेंट है तो क्या स्ट्रेटजीज है जो ये नहीं कर पा रहे और आप प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट? देखिए आयुष, पहली ये बात तो मुझे लगता है कि अब तक दर्शकों को लग ही गई होगी कि ये सर्विसेज बहुत ही अलग हैं। अगर ये अलग नहीं होती और हमारी सर्विस के बाद भी आपके यूट्यूब अकाउंट के बैन होने का खतरा बना रहता, तो ऐसे में हम मनी बैक गारंटी तो कभी कर ही नहीं सकते थे। ओके, तो मतलब डिलीवर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वॉच टाइम दे के सर्विस खत्म हो गई, वॉच टाइम के बाद भी फ्यूचर में अगर कभी बैन लग जाता है विद इन 5 और 8 मंथ्स में तो यूट्यूब पकड़ ही लेता है अगर कोई गड़बड़ हो, तब ही मनी बैक गारंटी है। जी बिल्कुल। और इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे कि हम पेड ऐड चला के आपके कंटेंट को प्रमोट नहीं करते यूट्यूब पे। हम रादर कंटेंट को आपके प्रमोट करते हैं थ्रू बैकलिंक्स
एसईओ करते हैं हम आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे, और ऑर्गेनिक हम आपके व्यूज़ लेके आते हैं। उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने बड़ी मेहनत से डेवलप किया है पिछले कई सालों में, और प्रोग्राम के थ्रू हम आपके वीडियो को कई जगह ऐसे हाईलाइट करते हैं जहाँ पे आपके यूज़र्स तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचे। इस तरह से वो यूज़र जब आपके वीडियो को ओपन करते हैं तो आपके यूट्यूब एल्गोरिदम में भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, और जैसे ही यूट्यूब एल्गोरिदम आपके वीडियो को रिकॉग्नाइज़ करता है वो खुद ही कई जगह पे प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो इन अ नटशेल अगर बात करें तो हम यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं और ये प्लान करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं कि कैसे आपका यूट्यूब वीडियो एल्गोरिदम को पसंद आए और वो खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपके वीडियो को प्रमोट करे, और इसी तरह से आपके यूट्यूब का वॉच टाइम, व्यूज़ और मोनेटाइजेशन स्कोर बढ़ता है। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं यूट्यूब निंजा नाम के प्रोडक्ट की, तो 2 महीने के अंदर न सिर्फ आपका चैनल अच्छा चलेगा, मोनेटाइज हो जाएगा, वॉच टाइम पूरा होगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, बल्कि आप डेफिनेटली कम से कम अपना पहला $100 का क्रेडिट भी उसमें से निकाल सकेंगे। ओके, तो मतलब ये आपको सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे, आपको एक तरीके से पैसा कमा के भी दे रहे हैं। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल आप लोग मस्ट विजिट करिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। सर, एनालिटिक रिपोर्ट्स में आप हर कोई ट्रैफिक इसका चेक कर सकता है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वगैरह वगैरह, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये कितनी ऑर्गेनिक सर्विस है या कितनी ऑर्गेनिक सर्विस नहीं है, जो कि यूट्यूब एनालिटिक्स सब यूज़ करते ही हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं। तो वहाँ पे ये ट्रैफिक सोर्स सब कुछ क्लियर होता है, जी आपकी तरफ बिल्कुल से बताया भी जाएगा जिसको नॉलेज नहीं है, जी। तो ये सब बताया जाएगा। तो ये है यूट्यूब का प्रोडक्ट, यूट्यूब निंजा। आप इसके बारे में सोचिए, जो लोग अभी तक सपने ले रहे थे कि यार कंटेंट बना लेंगे पर कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे वो आपको आज सॉल्यूशन मिल रहा है कि बिल्कुल इसको भी किया जा सकता है। और आयुष, मैं एक बात आपके दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मार्केट में ऐसी सर्विसेज और भी लोग ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे सर्विस लेंगे तो ये बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो आपने बात की ट्रैफिक सोर्स की, तो ट्रैफिक सोर्स वगैरह जैसी एनालिटिक्स को वो ज़रूर देखें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉच करें, क्योंकि बहुत सारी फेक सर्विसेज ऐसा करती हैं कि वो आपको गलत जगह से ट्रैफिक ला के देती हैं। वो फौरी तौर पे तो वो आपके एनालिटिक्स में दिखता है और आपको खुशी होती है कि ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन कई बार वो गलत तरीके से लाया हुआ सोर्स 99% तो YouTube डिटेक्ट कर लेगा, और उसका एक खतरा आपके YouTube चैनल पे बना रहता है। आपके मेहनत से बनाए हुए चैनल को YouTube बैन कर सकता है। तो हमारी सर्विसेज में 100% जेन्युइननेस की गारंटी तो है ही, लेकिन जब भी आप किसी से सर्विस लें, मेरी करबद्ध प्रार्थना ये है कि आप एनालिटिक्स को बहुत ही गंभीरता से लें। जब भी कोई इस तरह की एसईओ सर्विस लें या एड सर्विसेज लें, तो उसमें आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके चैनल की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर वो चैनल किसी भी वजह से बैन हुआ बाद में, तो नुकसान आपके वेंडर का नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। अपने चैनल के प्रति गंभीरता। तो इतनी सारी बातें करी आज, और क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है तो अब एंडिंग भी इसको करा जाता है। जाते जाते सर कुछ बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, और बस वो आ जाएं और आपसे जुड़ जाएं, और उनका मतलब एक जो होप नहीं थी ना, कम से कम यार होप तुमको मिलेगी। और मैं तो बोलता हूँ कि घर बैठे बैठे वीडियोस देख देख के कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारे अपने प्रयागराज में है, तो क्या मिलता है यार, बगल में है, एड्रेस सर बताने वाले हैं, आओ बात करो सर से, और जो तुम अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो करने का ट्राई करो, 10 आइडिया तुमको और मिलेंगे। कोर्सेज तो हैं ही यहाँ पे, तो सर over to you। देखिए आयुष, मैं अपने स्टूडेंट्स से बस यही कहना चाहूँगा, और अपने क्या सारे ही स्टूडेंट्स से, आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, अपने एजुकेशन से अपने करियर के गोल्स निर्धारित करें, और एक बहुत स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी होती है गोल्स में कि हम स्मार्ट गोल्स निर्धारित करें। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, आर से होता है आपका रीज़नेबल, और टी से होता है टाइम बाउंड।
तो आपके गोल्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे कि आपका गोल्स ये नहीं होना चाहिए कि हमें करियर में सफलता प्राप्त करनी है। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे 5 साल के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी बड़े बैंक में चाहिए। इस तरह का बहुत स्पेसिफिक गोल। करियर में सफलता क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिक गोल नहीं। हर किसी को तो करियर में सफलता चाहिए, तो स्पेसिफिक के साथ साथ मेजरेबल चाहिए। मेजरेबल वो लॉन्ग टर्म का एक हो गया, बिल्कुल 60 साल में ये होगा, तो मतलब टाइम गैप कम करो और जी। 5-5 साल के गोल्स बनाओ, जैसे सर बताया। इनफैक्ट आप 1-1 साल के और 6-6 महीने के भी गोल्स बना सकते हैं। होने चाहिए स्पेसिफिक, और दूसरा होना चाहिए मेजरेबल। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना गोल बनाते हो और कई साल तक आप वो गोल अचीव नहीं कर पाते, तो अपना एक पान की दुकान खोल दो और बोलो कि अब तो मैं इसका सीईओ बन गया। जी नहीं, आपको मेजरेबल गोल बनाना है कि मैं जिस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर कम से कम 300 करोड़ रुपए हर साल का होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक मेजरेबल गोल बनाएं। तीसरी चीज़ है अचीवेबल गोल। ऐसा कभी भी ना बनाएं जो कि बहुत मुश्किल हो किसी के लिए अचीव करना। अगर तो यहाँ पे मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि जो लोग बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं, वो ये गोल बनाते हैं कि हमें आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हो सकता है उतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स को अपना गोल ना बनाएं। कुछ लोगों की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स को गोल बनाएं। आप अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख के, कितना टाइम आपके पास ध्यान में है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ये अच्छे से असेस करें कि क्या चीज़ अचीव हो सकती है और आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। अगर आपने गोल ये बना लिया कि हमको चाँद तक पहुंचना है, ये बहुत कम लोगों के लिए अचीवेबल है। ये गोल एक स्पेस साइंटिस्ट के लिए तो अचीवेबल है, एक एस्ट्रोनॉट के लिए अचीवेबल है, लेकिन आम जनता के लिए अचीवेबल नहीं है। तो गोल में स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप गोल बनाएं। चौथा है रीज़नेबल गोल आपका रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि जिसको आप अचीव करना आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। और पांचवा है टाइम बाउंड। गोल तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये एक टाइम के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग गोल बनाते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है। शायद उनको कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसमें 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और उन्होंने गोल बना लिया। अब वो 1 करोड़ रुपया आप 1 साल में कमाते हैं तो भी उतना वैल्यूबल है, और अगर 20 साल में कमाते हैं तो भी इतना वैल्यूबल है, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर 1 करोड़ रुपए बनाना है तो आपको एंड डेट भी अपने मन में डिसाइड करनी चाहिए कि मुझे इतने समय में इस गोल को अचीव करना है। तो मेरा बस यही आपको कहना है कि आप अपने करियर में गोल्स ज़रूर बनाएं और स्मार्ट गोल्स बनाएं। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रीज़नेबल होने चाहिए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर अचीव होने चाहिए। तो आप गोल्स बनाएंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे और आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जाते जाते आप सेंटर के एड्रेस के बारे में पूछ लीजिए। सर, सेंटर कहाँ है आपका, कैसे मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, टाइमिंग क्या है? जी, हमारा सेंटर प्रयागराज शहर में चौक के बहुत करीब मुट्ठीगंज क्षेत्र में है और हमारा एड्रेस 125 मुट्ठीगंज प्रयागराज है। हमारे फ़ोन नंबर पे जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और कमेंट्स में, कैप्शंस में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमें फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। थैंक यू। तो अब देखते रहिए कोजी कॉटेज, और सर प्लीज़ बोल दीजिए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें कोजी कॉटेज पॉडकास्ट को। मेरा चैनल है सिंघानिया आयुष और कोजी कॉटेज ये हमारा पॉडकास्ट है, और आने वाले टाइम में आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों को लेके आएंगे, खूब नॉलेज मिलेगी और ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो आपकी लाइफ में, आपके वीडियो जो आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम 1 घंटा 2 घंटा किसी और कंटेंट को देखने में, 30 मिनट यहाँ दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं, तो आपको नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ कर सके उन बातों को लेके। तो
सर प्लीज़ बोल दीजिए सब्सक्राइब। सिंघानिया आयुष को सब्सक्राइब करें और कोजी कॉटेज को ज़रूर फॉलो करें। और अगर कोई चीज़ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मुझे टैग कर सकते हैं आप। और अगर इस वीडियो को लेके कोई चीज़ की कमी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही से नहीं मिली हो, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। मुझे नहीं लगता आपकी सर के किसी भी मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो डिसलाइक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।